बोलिए सतगुरुदेव की। आदिकाल से मनुष्य अमरत्व की खोज कर रहा है। मृत्यु क्या है? हमें पहले अमरत्व को समझने के लिए जानना होगा। वैज्ञानिक लोग भी इसमें बड़ी खोजें कर रहे हैं। कभी वैज्ञानिकों ने कोशिकाओं को जीवित रखने का प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हुए। 5 साल बाद जिन लोगों की कोशिकाओं को प्रिजर्व किया गया, उनको कैंसर की शिकायत होने लगी। हार कर वैज्ञानिकों ने मान लिया कि कोशिकाओं का बनना और बिगड़ना जरूरी है। उसके बाद फिर वैज्ञानिक लोगों ने मेमोरी वाला फार्मूला निकाला कि मौत के 8 से 15 मिनट तक इंसान का दिमाग जीवित रहता है, बॉडी खत्म हो जाती है। उस समय वो मेमोरी को ट्रांसमिट कर देते हैं, सेव कर लेते हैं। मेमोरी जिंदगी है। इसी मेमोरी से ये पता है कि हम क्या हैं। वाह! मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, कभी भी वैज्ञानिक लोग अमरत्व तक नहीं पहुंच सकते हैं। ये चीज उनकी सामर्थ्य से बाहर है। दुनिया का सृजन बड़े हिसाब से किया, बड़ा सीक्रेट है। आप देखें, इंसान को पिछले जन्म की याद नहीं रहती है। ऐसा क्यों सिस्टम बनाया? अगर पिछला जन्म याद रहे तो ये पूरा जीवन डिस्टर्ब हो जाएगा। मान लीजिए पिछले जन्म में आपकी पत्नी थी, एक आपके 2 बच्चे थे। आपकी पत्नी का नाम शांति था, और इस जन्म में आपने शादी की, आपके 2 बच्चे हैं। आपकी पत्नी का नाम क्रांति है। अगर आपको पिछला जन्म का पूरा एपिसोड याद होता तो शांति और क्रांति में नहीं उलझ जाएंगे आप? उन बच्चों से फिर मोह नहीं होगा? मोह होगा। इसलिए प्रकृति ने इसको बड़ा इसमें सीक्रेसी दी है। मैं आपको चंद एक उदाहरण देता हूं। सिर्फ मेमोरी ट्रांसप्लांट से काम नहीं चलेगा। वैज्ञानिक डॉक्टरों ने अभी इंसान की पूरी मेमोरी सेव करने का प्लान किया कि 8 से 15 मिनट तक, 16 मिनट तक मरने के बाद ब्रेन लाइव होता है, बाकी बॉडी डेड हो जाती है। ब्रेन एक कुंद अवस्था में होता है, इसलिए वो ब्रेन आदेश नहीं दे पाता है बॉडी को कोई भी एक्टिविटी करने के लिए। और उस अवस्था में ब्रेन की लाइफ सिर्फ कुंद अवस्था में 8 से 15 मिनट है। तो वो उसको निकाल लेते हैं और दूसरे में ट्रांसप्लांट करेंगे। मैंने इस विषय पर पहले भी बात की है। ठीक है, आपने अपनी मेमोरी किसी में ट्रांसप्लांट कर दी, बॉडी उसकी होगी, मेमोरी आपकी होगी, लेकिन थोड़े समय बाद उसकी जो ओरिजिनल मेमोरी, जो ब्रेन के अलावा भी फीड थी, वो एक्सेप्ट नहीं करेगी इसे, और वापस उसी पॉइंट पर इंसान आ जाएगा। ठीक वैसे ही जो किडनी ट्रांसप्लांट कराते हैं तो क्यों फेल होता है? इसका बहुत ज़्यादा फेल हो जाता है। इस दीर्घायु नहीं है, क्योंकि किडनी जान जाती है ये मेरी बॉडी नहीं है। किडनी ये जान जाती है कि ये मेरी बॉडी नहीं है। इसी तरह ये तो पुरानी टेक्नोलॉजी है। मैंने शंकराचार्य जी का और मंडन मिश्र का वृत्तांत भी बताया है, दोबारा उसे रिपीट नहीं करूँगा, उसमें टाइम लग जाएगा काफ़ी। इस तरह अभी एक डिजिटल लाइफ की कोशिश कर रहे हैं। ये क्या है? डिजिटल लाइफ में यूँ है, ये तो मन को बहलाने की चीज़ें हैं। मान लीजिए आपकी माँ है, बच्चा छोटा है, माँ एक्सपायर कर गई। तो वैज्ञानिक लोग क्या कर रहे हैं? 3D के माध्यम से पहले
उसका कोई वो देखेंगे सीडी से एनालिसिस करेंगे कि इसकी क्या हैबिट थी, बोलने की क्या स्टाइल थी, कैसा क्या था, बस वैसे ही एलेक्सा ऐप की तरह करेंगे। उसमें बच्चे 3D लगाएगी, चश्मा लगाएगी 3D के सिस्टम से, माँ उससे बात करेगी। उसमें यूँ होगा, वैज्ञानिकों ने फिर उसमें क्या करना चाह रहे हैं, उसकी पूरी स्टेटस और सब चीज़ें, और जो बच्चों से आमतौर पर माँ बात करती है, बच्चे जो आमतौर पर सवाल करते हैं, वही उसमें सब फीड कर दिया जाएगा। एलेक्सा ऐप में आप अगर उनसे यूँ कहें कि एलेक्सा आप बहुत अच्छी हैं, तो एलेक्सा कहती है मुझे नहीं पता ठीक है ना। आप बच्चे लोग उसको बहुत परेशान करते हैं एलेक्सा ऐप में, तो वो जो फीड आंसर है सिर्फ वो दे पाती है। बाकी नए पूछो एलेक्सा आपके कितने भाई है, एलेक्सा कहेगी पता नहीं है, ठीक है ना। एलेक्सा कहेगी पता नहीं है, ठीक है। इसी तरह से वो जो 3D और डिजिटल लाइफ की अभी कल्पना कर रहे हैं, एक बिजनेस है। बिजनेस ये है कि उसके लिए फिर काफ़ी वही इन्वेस्टमेंट हर एक आदमी को खरीदना पड़ेगा, सक्सेस नहीं होगा। अब यहाँ एक सवाल है, हम उस तरफ चलते हैं। अमरत्व है क्या? मनुष्य अमरत्व की खोज क्यों कर रहा है? ये अमर तो है ही है, सिर्फ शरीरांत होता है, देहांत होता है, आत्मा का कभी नहीं। मैंने इस पर भी बातचीत की है कि इंसान के पास 3 मेमोरीज है, एक ब्रेन की है, एक अंतःकरण की है, एक आत्मा की है। अंतःकरण की, लेकिन ये जो ब्रेन है ये केवल इस जीवन की घटनाओं का बोझ उठाता है। ये भी उसी की तरह है जो एक एलेक्सा ऐप है, माया और निरंजन ने उसको इसी तरह से बनाया है। अगर आपको ये याद हो ना कि पिछले जीवन में शांति देवी मेरी पत्नी थी, मेरे 2 बच्चे थे, और कांति देवी अब पत्नी है, तो आदमी दोनों में उलझ नहीं जाएगा। एलेक्सा ऐप इस हिसाब से बनाया गया है, जो आपकी ज़रूरी प्रश्न है वही उत्तर देगा। इस तरह ये ब्रेन भी वैसा ही है। ये इसकी बनावट अजीब है, क्या चीज़ है, ब्रेन में कोशिकाएं हैं, उनमें मेमोरी की ताकत है, और हर इंसान के मस्तिष्क में 2 खरब कोशिकाएं हैं, 2 खरब। एक कोशिका में 2 बात याद रखने की ताकत है। इसका मतलब है इंसान अपने जीवन में 4 खरब बातें, बहुत होती है, फीड कर सकता है। जो फीड है आप उसी को याद कर पाएंगे, जो फीड नहीं है नहीं करें। इस तरह डिजिटल लाइफ एक भ्रम है। यहां मैं दूसरा एक उत्तर दे रहा हूं। इसका मतलब है हमारे अंदर अलग अलग मेमोरीज हैं। इंसान जब शरीर छोड़ता है पितृलोक में पहुंचता है। इस पितृलोक का उल्लेख हमारे शास्त्रों में भी है। तो पितरों को आहुत करते हैं, पितृ तर्पण देते हैं श्राद्धों में। इसका मतलब है उनके पास मेमोरी है। मैं पितृलोक को भी जानता हूँ, पितरों को भी जानता हूँ, मैंने इसका उल्लेख भी किया है। एक ही चीज़ को कई बार रिपीट करने से समय चला जाता है। इस तरह से दूसरा प्रमाण देता हूँ कि इस मेमोरी के बाद भी तो कुछ है ना। जैसे कोई आपका अति प्रिय नज़दीकी डेथ हो जाती है, फिर वो घूमता है आपके यहाँ, मंडराता है, आपसे बात भी करता है, और कुछ उस प्रेत आत्मा को आहुत भी करते हैं, उसे बुलाते भी हैं। इसका मतलब है कि ये थ्योरी भी है। और इन प्रेतात्माओं का उल्लेख वेदों में भी है, गीता में भी है, संतों ने भी कहा है, साहब ने भी कहा है। सीधा बोल रहे हैं, भूत पिशाच होए सब न्यारा, अद्भुत नाम सदा रखवारा। प्रेतात्माओं का अस्तित्व है। उनको जब ये ब्रेन की सेल और कोशिकाएं जब जला दी गई, तो उसको फिर किस चीज़ से याद है कि ये मेरे माँ है, ये मेरे बाप है। इसलिए वैज्ञानिक प्रेतात्माओं को नहीं मानते। इसका कारण है
जो आदमी बोल्ड है ब्रेन से, उनको प्रेत आत्माएं प्रभाव नहीं डाल पाती है, क्योंकि प्रेत आत्माएं आपके कॉन्शियस में पहुंचती है। अगर आपका कॉन्शियस हार्ड है तो प्रेत आत्माओं का अटैक आप पर नहीं हो पाएगा। जिनका कमजोर है उन पर ज़्यादा हो जाता है। इसका मतलब है वो पहले क्या करते हैं, उसमें प्रवेश लेते हैं। क्यों प्रवेश ले रहे हैं? हमारे इस शरीर में कर्म ज्ञान इंद्रियां हैं, उनके पास ये शरीर नहीं होने से कर्म ज्ञान इंद्रियां नहीं हैं, इसलिए उनको कर्म ज्ञान अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए एक बॉडी की ज़रूरत पड़ती है। जब बॉडी की ज़रूरत पड़ती है, उनके पास बॉडी नहीं है, तो वो क्या करते हैं, किसी बॉडी में प्रवेश ले लेते हैं। जब प्रवेश लेते हैं तो उसके बेसिक कॉन्शियस को, उसके कॉन्शियस को दबा देते हैं। इसलिए जिसमें प्रेत आत्मा प्रकट हुई तो वो बोलती है, लेकिन ये भी ड्रामा है, इसमें 99% तो फ्रॉड है। लोग सभी उस प्रेत आत्मा को आहूत नहीं कर पाते हैं, दिवंगत आत्मा को आहूत नहीं कर पाते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें इंसान काफ़ी उलझा है। अब मैं आगे फिर चलता हूँ। इसका मतलब है हमारे पास मेमोरीज कुछ और भी हैं। कुछ लोग शुभ कर्म करते हैं, उनका मंतव्य, उनका अभिप्राय स्वर्ग जाना होता है, स्वर्ग में पहुंचता है। जब स्वर्ग में पहुंचता है तो वहाँ सुख को अनुभव करता है। ये शरीर यहाँ खत्म हो गया, इसका मतलब इन सुख दुखों को भी अनुभव करने वाली एक ताकत हमारे अंदर सीक्रेट और भी है, और भी है। दूसरा उदाहरण मैंने बाड़ी ब्राह्मणा का दिया था, आपको याद होगा, आज फिर पुनरावृत्ति करता हूँ उसकी। एक बालक था, जम्मू में उसका जन्म हुआ, ये सही घटना है। लेकिन वो बच्चा अक्सर अपने माँ बाप को कहता था, मेरा घर ये नहीं है, मेरा घर और है। वो कहता था मेरा घर और है। माँ बाप इसको हल्के में लेते थे, लेकिन यदा कदा वो बालक, ये न्यूज़पेपर में भी आया था, बालक ये कहता था मेरा फलाना नाम है, ये नाम नहीं है जिस नाम से आप पुकार रहे हैं। वाह, कह रहा ये मेरा नाम नहीं है जिस नाम से आप पुकार रहे हैं। इस तरह वो बालक अक्सर इस मुद्दे पर जिद करता था। वो अलग स्कूल का नाम बताता था, पढ़ता हूँ वहाँ पर, ऐसे ऐसे मेरे ये मित्र थे। अंतोगत्वा उसके माँ बाप ने सोचा चलो देखते हैं, ये कह रहा कि ये नाम था, ऐसा है, इस स्कूल में था। थोड़ा डाटा कलेक्ट करने के बाद वो वहाँ उस घर तक पहुँचे। जब जानकारी ली तो पता चला हाँ, एक बालक था, उसकी एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। फिर उस बालक ने अपने पहले वाले माता पिता को घटनाएं याद दिलाई, वो घटनाएं याद दिला दी, घटनाएं याद दिलाई कि ऐसे ऐसे था, मैं पढ़ता था, यहाँ मेरा चाचा ये है, मेरा फलाना वो है, मेरा वो है। तो आप देखिए, इसका ये मतलब हुआ था कि पूरी वो कुंद अवस्था में नहीं पहुंचा था बालक। ठीक इसका एक उदाहरण हुआ। एक आदमी को डॉक्टरों ने ब्रेन का ऑपरेशन करना था, इंजेक्शन दी, उसके खोपड़ी का एक हिस्सा भी उतारा, वो बीच में जाग गया। इसका मतलब ये था कि उसकी कोशिकाएं, उस इंजेक्शन में फर्क था या क्या था, पूरी तृप्त नहीं हो पाई, थोड़ी देर के लिए हुई होगी। डॉक्टरों ने फिर उस इशारे में कहा अगर जीना चाहते हो तो चुपचाप लेट जाओ। दोबारा इंजेक्शन दी। तो इस तरह से वो बालक यथार्थ में वहां का निकला। आप देखें अब कितना विरोधाभास हुआ। इसलिए प्रकृति ने एक ऐसा नियम बनाया है कि आपको पिछली लाइफ याद नहीं रही, लेकिन याद है आपको। इस पर साहब ने भी अपनी वाणी में शब्द कहा है, जन्म एक नहीं जन्म अनेका, छूटे नहीं कर्म का लेखा।
योगा वशिष्ठ में भी लीलावती देवी संवाद में मैंने आपको ये सब चीजें बताई है। और जब महाभारत में संवाद आता है, जब अभिमन्यु की मृत्यु हुई, अर्जुन बड़ा व्यथित हुआ। बच्चों से तो सबका लगाव है, अर्जुन बड़ा व्यथित हुआ। उसने गांडी फेंका, कहा जनार्दन अब मैं युद्ध नहीं करना है। जिद पर अड़ गया और दुखी हुआ बहुत। अंतोगत्वा वासुदेव कृष्ण ने कहा चलो मैं अर्जुन तुम्हें दिखाता हूं कि तुम्हारा अभिमन्यु कहाँ है। उसे दिव्य लोक में ले गए, वहां भी देखा, वो बोला वो तुम्हारा बेटा अभिमन्यु है, देखो। वहां भी वो युद्ध कर रहा था शत्रुओं से। जो चीजें आपकी जागृत अवस्था में आती है, हृदय में जगह करती है, स्वप्न में उनकी पूर्णा होती है। अगर आप भूत से डरते डरते सो गए तो सपने में भूत मिलेगा, ये आपकी संकल्प की पूर्णा थी। पीठ पर हाथ रख करके अर्जुन को कहा, अभिमन्यु को कहा, हे पुत्र अभिमन्यु। अभिमन्यु ने पलट के देखा, फिर वो युद्ध में मशगूल हो गया। दूसरी बार उसने सोचा शायद ये नहीं सुना है, दूसरी बार भी वैसा ही किया, पीठ पर थपथपाया, मैं तुम्हारा पिता अर्जुन। उसने कहा, तभी भी उत्तर नहीं दिया। तीसरी बार जब ऐसे किया तो तब अभिमन्यु ने उत्तर दिया, कौन किसका बाप, कौन किसका पुत्र, ये जीवन का खेला था, मुझे अपना काम करने दो, जाओ अपना काम करो। तो वहां अर्जुन का मोह भंग हो गया। फिर ये मोह भी जो आपके अंदर शरीर की संरचना ऐसी है, कुछ कोशिकाएं मोह में एक्टिवेट होती है। ये एक कंप्यूटर है, मानव तन बिल्कुल एक कंप्यूटर है, एक रोबोट है। वैज्ञानिक लोग इस बात को जानते हैं लेकिन गहराई में नहीं उतर पा रहे हैं। बड़ी सीक्रेसी इस बॉडी के अंदर, इसलिए वो पूरे शरीर का शोध करने के बाद जानते हैं मेमोरी क्या है, संकल्प कहाँ है, ब्रेन क्या है, लेकिन तह तक नहीं पहुँचेंगे। ये बहुत सीक्रेट मामला है, संत जन इसको जानते हैं। इस तरह ये चेतनाओं का भी खेल है। आपको ध्यान होगा, मैंने चेतनाओं की अवस्था भी बताई है। एक सुसुप्ति अवस्था में आप जीवित रहते हैं, आपके ऑर्गन काम करते हैं। नींद को एक अर्धमूर्छा अवस्था कहते हैं। आप देखो, इंसान सोया है, वो वर्तमान की गतिविधियों से बिल्कुल बेखबर है, उसको नहीं पता है कुछ भी। वो उसी दुनिया में खो गया है, स्वप्न में चला, एक दूसरी बॉडी में चला गया। लेकिन क्या हुआ, इस बॉडी में कुछ अंश रहा, कुछ चेतना रही, इसलिए लंग्स काम कर रहे थे, ब्रेन काम कर रहा था, हार्ट काम कर रहा था, किडनी काम कर रही थी, वो जीवित था, मरा नहीं था। यानी बॉडी की एक्टिविटी बड़ी कुंद हो जाती है उस अवस्था में। इस तरह मैं इस पर फिर बोलूँगा आपसे। इंसान जो ध्यान करता है आज्ञा चक्र में, यहाँ की कोशिकाओं को जगाता है। ये सुप्त अवस्था में अभी आपके शरीर में कुछ कोशिकाएं हैं, जो वो कोशिकाएं हैं जो जागृत अवस्था में काम करती है। कुछ वो कोशिकाएं जो निद्रा में काम करती है। मैंने कई आदमी से पूछा नींद क्या है, बहुत कम लोग सही उत्तर देते। नींद एक थकान है। हमारे शरीर की कुछ कोशिकाएं हैं जो एक्टिवेट है जागृत अवस्था में, वो काम कर रही है, ये थक जाती है। थक जाने के बाद ये कहती है अब हमने काम नहीं करना है। यहाँ तक कि वो काम करना बंद करती है, यहाँ तक कि ड्राइवर गाड़ी चलाता हुआ रिस्की काम है तो भी नींद का झपका ले लेता है। ऐसा क्या हुआ, उसको पता है थोड़ी लापरवाही से मौत हो सकती है, लेकिन वो जागृत अवस्था की कोशिकाएं जवाब दे चुकी, हम नहीं करेंगे अभी काम। जब ये सो जाती है तब नेत्रावस्था में कार्य करना और जो क्रियाएं होती है उसको करने वाली कोशिकाएं जाग उठती है, वो जाग जाती है।
और जब आप जागृत अवस्था में काम कर रहे थे वो कोशिकाएं सो रही थी। चलो नींद थकान है, फिर आदमी जागता क्यों है? क्योंकि ये अवस्थाएं जब एक्टिव हो जाती हैं जागने की, तब निंदा वाली विलोम हो जाती है। पर इस पर भी आदमी नहीं समझ पाया। कुछ कलकत्ता यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर लंबे टाइम से स्वप्न पर रिसर्च कर रहे हैं। मैं कहा मेरे पास आओ, मैं आपको बताऊंगा, 40 साल आपने लगा दिए, आपको मैं समझा दूंगा। कोशिकाओं का खेल है। दरअसल जागृत में जो हमारी कोशिकाओं की एक्टिविटी होती है उसका प्रतिबिंब उन पर भी आ रहा है, और जो हमारे अंदर प्रज्ञावस्था की कोशिकाएं हैं उन पर भी आ रहा है। खेला है बड़ा अजीब। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरिया और तुरियातीत, ये अवस्था है। तो जागृत अवस्था में आपकी शरीर की स्थूल कोशिकाएं काम कर रही है, मसल्स काम कर रही है, कोशिकाएं काम कर रही है। जब आप निद्रा में पहुंच जाते हैं तो ये काम करना बंद कर देती है। कभी कभी इन दोनों में गतिरोध हो जाता है तो अनिद्रा का रोग हो जाता है। यानी नींद वाली कोशिकाएं भी अपना काम करना चाहती हैं और जो अपना जागृत वाली भी है, तो कंट्राडिक्शन, वो आपस में फिर लड़ती हैं। इसको कहते हैं अनिद्रा। डॉक्टर लोग फिर क्या करते हैं, एक काम करते हैं, उसको नींद की गोली दे देते हैं। नींद की गोली देने का क्या मतलब था कि जागृत अवस्था की कोशिकाओं को वो सुरप्त कर रहे हैं। उन्होंने ये भी रिसर्च कर लिया है कि जागृत में कौन सी कोशिकाएं काम कर रही है। जो भौतिकीय वैज्ञानिक है वो भी कम नहीं है, वो भी जानकारियां रखते हैं। तो वो एक टैबलेट ऐसा देते हैं जिससे जागृत अवस्था में काम करने वाली कोशिकाएं सो जाती है। जबरदस्ती सुलाया उन्हें, वो सोना नहीं चाह रही थी। इसका आगे चलकर आपके हार्ट पर असर पड़ेगा, आपकी बॉडी पर असर पड़ेगा। इसलिए कोशिश की जाए, अगर अनिद्रा का रोग है तो आप अपना चिंतन रोकें, आप सुमरन में चले जाएं, तो क्या हो जाएगा, आधी निद्रावस्था है, लेटे हुए आप हैं, अगर आप शांत हैं, आधा नींद है, वो आधा नींद है। लेटना भी, क्योंकि लेटने के टाइम पर आपकी आंखें बंद हैं, दृश्यबोध नहीं हो रहा है। तो इस तरह से आप जब सुषुप्ति में चले जाते हैं तो वो तो कुंदावस्था है, इसी को कामा कहते हैं। उस कामावस्था में आपकी पूरी चेतना बहुत कुंद हो जाती है, सभी कोशिकाएं सिर्फ दोनों आ जाती है नींद में, जागृत की भी और निद्रा की भी। पर वो जो सुषुप्ति अवस्था की कोशिकाएं वो कभी कभी जागती है, कुंभकर्ण की तरह है, वो कुंभकर्ण की तरह है। वो 6 महीने सोता था, फिर एक दिन जागता था। इस तरह उस अवस्था में पहुंचने के बाद आप सुषुप्ति में जब जाते हैं तो क्या करते हैं, आप भूल ही जाते हैं कहाँ हूँ। उठ करके थोड़ी देर आप कभी भी होश में नहीं होते, उठकर थोड़ी देर दरो दीवार को देखते हैं, मैं कहाँ हूँ। होगा डॉक्टर लोग उस सुषुप्ति अवस्था को भी फिर सुला देते हैं और जागृत अवस्था को भी सुला देते हैं, निद्रा अवस्था को भी सुला देते हैं। उनको पता है ये पूरा काम कोशिकाओं का है। एक तो डॉक्टर, एक जो वैज्ञानिक रिसर्चर है चिकित्सा विज्ञान के, वो बहुत ज़्यादा डीप में जाते हैं, काफ़ी गहराई में जाते हैं। इसलिए तो उन्होंने, आपको पता है, बेहोशी का 2 बच्चों ने रिसर्च किया था। एक बार एक आदमी को सांप काटा, उसकी टांग काट रहे थे। जागृत अवस्था में बहुत लोग उसको पकड़े हुए थे, आरे से टांग काट रहे थे। मैंने पढ़ा था ये, तो वो बहुत चिल्ला रहा था। तो जब भी ऐसी घटनाएं होती हैं तो एक जनसमूह इकट्ठा हो जाता है, बहुत लोग इकट्ठे थे। 2 बालकों ने सोचा टांग काटना तो जरूरी है, लेकिन इस थोड़ी देर के लिए इसको इस पीड़ा से बचाया नहीं जा सकता है। उन्होंने रिसर्च किया
रिसर्च के बाद क्लोरोफॉर्म की इन्होंने खोज की। आजकल उसी क्लोरोफॉर्म को अलग अलग तरीके से अपनाया जा रहा है, विज्ञान बढ़िया है। तो इस तरह से वो कोशिकाओं का खेल है। मैं अक्सर कहता हूँ आपके शरीर में वो भी कोशिकाएं हैं जो पुनर्जन्म बताती है, हाँ, पूर्वोक्त जन्म को बताती है। इसलिए वो भी काम कर रही हैं पर साइलेंट हैं। अभी इसमें प्रखर कौन सी है? जागृत अवस्था की कोशिकाएं हैं। तो एक छोटा बच्चा बचपन में ही कहता है पायलट बनना है, इसमें ये कल्पना क्यों आई? इसमें ऐसी भावना क्यों आई? कोई बचपन में ही इसलिए कहा जाता है होनहार ब्रह्मन के हो चीखने पात। इसलिए कहा जाता है कि भाई बचपन में इंसान के संकल्प उठते हैं। वो क्यों उठे? पूर्व वक्त में वही काम करता है, उस तरफ इसका रुझान हो गया है। कहते हैं होनहार ब्रह्मन के हो चीखने पात, और पूत का पाँव पलने में ही दिख जाता है, यानी कहाँ हो जाएगा ये दिख जाता है। इस तरह आपके पास में एक वो भी कोश का साथ है। इसको कबीर साहब बहुत अच्छे तरीके से समझा रहे हैं। पहले बनी प्रारब्ध, पाछे बनी शरीर। आपका प्रारब्ध आपके साथ है, यानी कुछ कोशिकाएं आपके साथ वो भी आई हुई है जो पूर्वोक्त के सभी कर्मों को जानने वाली है। कर्म सारणी बुद्ध उत्पन्न है, पर वहां तक वैज्ञानिक लोग अभी नहीं पहुंचे। और कुछ वो कोशिकाएं हैं जो अति सूक्ष्म है, उनको भी वैज्ञानिक लोग नहीं छू पा रहे, कोशिश में हैं। जब वो जाग जाती है तो आदमी को इतनी ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ जाती है कि भूत भविष्य वर्तमान का भी उसे ज्ञान हो जाता है। ये कोशिकाएं मस्तिष्क के ही किसी अंग में सीक्रेट है, इसलिए इसको जगाते हैं योगी लोग। प्राणों का निग्रह करके उसको जगाकर वो शक्तियां रिद्धि सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, कुछ भी गलत नहीं है जो दुनिया में कहा जा रहा है। सब चीज़ भूत भी हैं, टोना भी है, डायने भी हैं, और कई चीज़ें हैं। आप कहेंगे महाराज आप तो हमें ब्रह्म की तरफ ले जा रहे हैं। नहीं, ब्रह्म इसका है, डकनी सकनी बहुत किलकार है। अब साहब ने भी डायन की बात क्यों कह दी? ठीक है ना, साहब तो कुछ झूठ बोले ही नहीं है ना, डायनों का उल्लेख हम सुनते हैं। इस तरह से वो जो कोशिकाएं हैं जब वो जाग जाती हैं तो इन सब कोशिकाओं को नकारती है, वो नकारती है। जागृत अवस्था जो है वो स्वप्न की देखी हुई चीज़ों को नकारती है, स्वीकार नहीं करती है। अवस्थाओं का आपस में प्रतिरोध है। स्वप्न में जिन कोशिकाओं को ने आपको स्वप्न दिखाया, सच नहीं लग रहा था, आनंद नहीं आ रहा था। जागृत पर इन कोशिकाओं ने उनको नकारा, नहीं ये सब झूठ था। इस तरह जब वो कोशिकाएं जाग जाती हैं जो अच्छी दिव्य है, तो वो इस चेतन अवस्था को भी ब्रह्म मानते हैं, कहते हैं ये तो सपना है। इस पर नानक देव जी ने अपनी वाणी में शब्द कहे, जो सपना पेखना जग रचना तिम जान, जो सपना पेखना जग रचना तिम जान, इसमें कुछ साचो नहीं, नानक साची मान। अब साहब क्या कह रहे हैं? हाँ, साहब अच्छी बात कह रहे हैं कि जगत है रैन का सपना, कोई बात नहीं, साफ हो रहा है। इसका मतलब है जब वो दिव्य चेतनाएं जाग जाती हैं तो दुनिया का हर आदमी सोया हुआ लगता है। फिर इसलिए संतों ने क्या कहा है, ये जग मुर्दा खाना। तब सब निद्रावस्था की तरह वो भी ब्रह्मांड अवस्था है, जागृत भी। आप जो जागृत अवस्था में देख रहे हैं ये भी ब्रह्म है। उन्होंने कहा जागृत निद्रा अंड में बसे सोई स्वप्न रूप है। मैंने इसका भी उल्लेख किया है। मैं कथाएं नहीं बता रहा हूँ आपको, वो बता रहा हूँ जो प्रैक्टिकल आपकी ज़िंदगी में हो रहा है। इस तरह से जब वो कोशिकाएं जागती हैं बहुत दूर तक जान जाती है, बहुत दूर तक जान जाती है। और इस अवस्था में मन भी कुंद हो जाता है। वो ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है जहां मन कुंद हो जाता है, आपकी दिव्य चेतना जागती है। उसको महाप्रज्ञा कहते हैं। यहां तक ही योगेश्वर ऋषि मुनि हमारे पहुंचे, इसके आगे नहीं पहुंचे। यही बात साहब अपनी वाणी में बोल रहे हैं, समझ की बात है। कोपरनिकलस ने जब ये कहा था धरती घूम रही, उसको तो मौत की सजा दे दी गई। और यही कबीर साहब को 52 कसनी मैंने पुस्तक छपाई है,
52 कसनी। लोग इन सब चीज़ों को छिपाए हुए हैं। इसमें है कबीर साहब को 52 बार सजाए मौत मिली थी। इस पुस्तक को छपाने में मुझे 1 साल लगा था। वजह ये था कि ये चित्र मैंने नकल नहीं किसकी की, पहले हाथ से कलाकार से बनवाई। ये चित्र हाथ से बनवाए पहले। ये ठीक 52 है। ये 52 कसनी है। इसको लोगों ने कभी हाईलाइट नहीं किया है। हाईलाइट करने से पूरे पर्दे खुल जाएंगे। मैं कहूँगा नेट पर भी मैंने डाली है, आप पढ़ के देखना इस 52 कसनी को। ये पूरे इस तरह 52, इसमें पूरे पृष्ठ है कि किस किस तरह से ये सिकंदर लोधी को साहब ज्ञान दे रहे हैं। अभी कुछ लोग मेरी बातों को सुन करके नेट पर अपना सिक्का चमकाने के लिए ये सब चीज़ें रिपीट कर रहे हैं। एक पागल था, अब वो पागल भी नेट पर बात कर रहा है, मेरी तरह कह रहा है अब आपको बताऊंगा 5 तत्व, अब आपको बताऊंगा सुरती क्या है, अभी आपको बताऊंगा क्या क्या है। एक्चुअल उसका एक टाइम पर ब्रेन ठीक ही नहीं था, पर वो चलता है क्योंकि लोग आजकल जीविका उपार्जन का संसाधन ढूंढते हैं और सेलिब्रिटी ढूंढते हैं। साहब इस तरह से कह दिया, जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल हो। खैर मुझे उनसे शिकायत नहीं, लेकिन नकल पूरी करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह 52 कसनी में भी उल्लेख आते हैं कई। तो आगे साहब इन अवस्थाओं पर क्या कह रहे हैं, कुछ लोग तुरीयातीत तक पहुँचते हैं। तुरीयातीत अवस्था वो है जिसमें तुरिया भी सपना लगती है। हाँ, सपना लगते हैं। जो दिव्य शक्तियां प्राप्त की, रिद्धि सिद्धियां प्राप्त की, वो भी स्वप्न लगता है। गजब है। अब तो साहब क्या कह रहे हैं अपनी वाणी में, तुरीयातीत ताह के पारा। हाँ, तुरीयातीत उसके भी पार। तुरीयातीत ताह के पारा, विनती करें तो दास तुम्हारा। वहां पहुंचने के बाद सिर्फ आत्म चेतना होती है, न मन का कोई अस्तित्व नहीं। मन बुद्धि चित्त अहंकार न जाना, इसलिए वो देश अमर है जहाँ पुनर्जन्म नहीं है। जब तक आप मन के क्षेत्र में हैं, माया के क्षेत्र में हैं, आप बंधे हैं, आप मृत्यु में। ये काल का देश है। उदाहरण के लिए आप देखिए, एक शेर पिंजरे में है, वो तो बहुत इरिटेड है, बहुत परेशान है। कुछ शेर वन विहार में रखे हैं, लखनऊ के वन विहार में भी है। जोड़ा थे, उनको 1-1.5 बीघा जमीन में रखा हुआ है, थोड़ा बेचारे घूमते हैं, वो भी कैद है। और एक नेशनल अभ्यारण्य, राष्ट्रीय अभ्यारण्य है, कान्हा है, जैसे संजय गांधी नेशनल पार्क है, वो करीब 50-50, 100-100 किलोमीटर का दायरा है। उसमें वो बाउंड है पशु, पर वो सोचते हैं हम आज़ाद हैं। कहाँ आज़ाद हो, जब भी उन्हें चाहिए। नेशनल पार्क के पशुओं शेरों को जब ऑपरेशन करना है, स्थानांतरित करना है, वो 2 मिनट में करते हैं। राइफल पर टेलीस्कोप लगाकर बेहोशी की सुई ट्रैक से शेर को मारते हैं, 2 मिनट में शेर औंधा पड़ जाता है। पिंजरे में डाल करके, गाड़ी ही पिंजरे वाली है, जहाँ भी चाहे ले जाते हैं। ऐसे शेर हाथ नहीं डालने। इस तरह ये जितनी अवस्थाएं हैं, ये सब काल की अवस्थाएं हैं। जीव अपने शुद्ध रूप में पहुँचता है सतलोक में। साहब आगे क्या करे, कहे कबीर जिनको सतगुरु साहब जन्म जन्म के कष्ट हरे, धन्य भाग जिनकी अटल साहबी, नाम बिना नर भटक मरे। इस तरह ये पूरे माया के खेल से सदगुरु पार करता है। एक ऐसी आपके अंदर अद्भुत चेतना को जागृत करता है कि इस शरीर में रहकर आपको चेंज कर देता है। जैसे वैसे ही है, डॉक्टर इस पर भी नार्को टेस्ट में यही हो रहा है। नार्को में उसको ऐसा करते हैं, वो पूरी कोशिकाएं जो चालाकी वाली हैं उनको नज़र में रखा जाता है वहाँ। लेकिन नार्को के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई, क्योंकि इस टेस्ट के बाद आदमी अपनी वास्तविक बुद्धि भौतिक क्षमता तक नहीं पहुँच पाता है। तो जतन तो वो भी सब कर रहे हैं, पहुँचेगा नहीं कोई। हाँ, कितने तपसी तप कर डारे, काया डारी कारा, ग्रह छोड़ भय सन्यासी, तू न पावत पारा। तो आज मैंने आपसे कोशिकाओं पर बात की और अवस्थाओं पर बात की। आप इस पर चिंतन करना, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा। आप मेरा प्रोग्राम सिर्फ एक बार नहीं देखना, नहीं आएगा समझ में, 2-4 बार देखना, धीरे धीरे समझ में आएगा। क्षमा चाहता हूँ साहिबन।